Hello, good morning to all dear students. In this class, we will discuss about chapter number 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और इसमें देखो बस जस्ट इंट्रो होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। इसमें हम लोग जस्ट इंट्रो करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम क्लासिफिकेशन के हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं पूछा जाता है अब, और एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो इट्स नॉट वर्थ। हाँ, एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है और आर्टिफिशियल होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जब हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको पढ़ना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 चीज़ें अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, जब ह्यूमंस की नॉलेज बढ़ने लगी तो उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, कैरलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, और इन्होंने किया क्या था, 2 ग्रुप बनाए थे, एक बनाया था प्लांटी और दूसरा ग्रुप बनाया था एनिमलिया। तो इनका एक ग्रुप था प्लांटी और दूसरा ग्रुप था एनिमलिया। प्लांटी में उन्होंने क्या किया कि जितने भी सेल वाल वाले ऑर्गेनिज्म थे सबको प्लांट में रख दिया, और जो बिना सेल वाले थे उनको एनिमल में रखा। तो एनिमल का इनका क्राइटेरिया क्या था? सेल वाल अब्सेंट। अगर अब्सेंट है तो एनिमलिया, और अगर सेल वाल प्रेजेंट है तो उसको उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था। ठीक, लेकिन इनमें फेलियर क्या हो गई? इसमें फेलियर, पहली फेलियर तो ये हो गई कि ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को आपने सेम किंगडम में रख दिया। जैसे प्लांटी में उन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को भी रख दिया, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी सेल वाल होती है। ठीक, और प्लांट को भी रखा, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों एक साथ हो गए। ठीक, तो ये मिस्टेक हो गई पहली। दूसरी क्या हो गई कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ रखा। तो ये 3-4 बड़े फेलियर थे इनके। ठीक, तो इन सब फेलियर्स को दूर करते हुए आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? R.H. विटेकर। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड तुमको मिल गया। देखो भाई, नीट में जिस हिसाब से एनसीईआरटी आ रहा है ना, किसी साल ये भी पूछ लेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? R.H. विटेकर। लेकिन हाँ, ऑप्शन थोड़ा सा टफ रहेगा। R.H. विटेकर के साथ सन जरूर देंगे वो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो। 1969 ऑप्शन हो सकता है, 1869 ऑप्शन हो सकता है, 1959 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो नाम सेम कर देंगे और ये ईस्वी अलग कर देंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन वो बना के ईजिली पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। यहाँ पे सन भी याद कर लो, ये वाला सन इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे ईयर दिए हुए हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा करूँगा। ओके, तो ये जो इन्होंने 5 किंगडम जो डिफ़ाइन किए थे, उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था पोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमलिया। और ये अब तक का सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और यही हर जगह पढ़ाया जाता है, सभी लोगों को यही सिखाया जाता है, यही वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिखाया जाता है। इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। क्राइटेरिया में देखो, पहली चीज़ उन्होंने जो क्राइटेरिया देखी थी वो थी सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने किसको देखा? सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, यानी सेल प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ देखी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी सेल लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है। तीसरी चीज़ देखी कि उनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, मतलब
ऑटोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ है तो हेट्रोट्रॉफ में भी किस तरह का है। इसके अलावा इन्होंने रिप्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट था वो होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये तो कभी मत भूलना। देखो RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर भी बेस्ड था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, समझे। तो ये लाइन पूरी मत भूलना, ओके। अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखो कितना शानदार क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। अब देखो ये ना NCERT का डायग्राम है और बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक। ध्यान से देखो, सेल टाइप की बात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में देखोगे तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। बकिया चाहे तुम प्रोटिस्टा उठा लो, फंजाई उठा लो, प्लांटी उठा लो, एनिमलिया उठा लो, सब में यूकैरियोटिक है। तो देखो कितना अच्छा क्लासिफिकेशन है कि मतलब सेल टाइप पहले ही डिफाइन कर दो। अगर प्रोकैरियोटिक है तो वो मोनेरा होगा कंफर्म। अब उसके बाद देख लो अगर प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक है तो 4 किंगडम में से कोई भी हो सकता है। प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया चारों हो सकते हैं। तो एक किंगडम मिला प्रोकैरियोटिक, 4 किंगडम मिले यूकैरियोटिक। फिर दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सेल वॉल। मोनेरा के पास भी सेल वॉल होती है, प्रोटिस्टा के पास कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन प्लांट और फंजाई की सेल वॉल अलग है, फंजाई और मोनेरा की सेल वॉल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात देखो। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है। देख 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 कितना इंपॉर्टेंट बात मिली। मोनेरा की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होती, तो किसकी सेल वॉल में सेलुलोज होती है? यहाँ देख, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होती है। अब यहाँ से तुमको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला। देखो पहले लोग ये समझते थे कि सेल वॉल है तो प्लांट है, लेकिन अब का जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि अगर सेलुलोज वाली सेल वॉल है तो प्लांट है। मतलब सेलुलोज अगर किसी के सेल वॉल में है तो वो केवल प्लांट के सेल वॉल में है। सेलुलोजिक सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। ये लाइन याद रखना, आ सकता है। एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है, ठीक। लेकिन अब देखो मोनेरा जो है ना, मोनेरा में केवल और केवल बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में केवल और केवल कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो किससे मिलकर बनती है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। ये अगर याद हो तो मैंने बताया था पेप्टाइडो ग्लाइकन सेल वाले टॉपिक में। तो इसमें देखो पेप्टाइडो ग्लाइकन था, तो पेप्टाइड था और ग्लाइकन था। तो पेप्टाइड पार्ट होगा तो मतलब क्या? अमीनो एसिड, और ग्लाइकन का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो इनकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक। प्रोटिस्टा में कुछ के पास होती है, कुछ के पास होती है सेल वॉल, कुछ के पास नहीं होती है। जिसके पास होती है वो किसकी बनी होती है? ये हम प्रोटिस्टा जब डिस्कस करेंगे वहाँ बताएंगे। वहाँ पे देखो सबका अलग अलग है, तो 4-5 है तो एक साथ बता नहीं सकते, तो वहाँ बताएंगे। फंजाई की सेल वॉल, भाई ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, नॉन सेलुलोजिक है। लेकिन इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड। काइटिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, ये भी ध्यान रखना। और काइटिन की खास बात, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। तो काइटिन एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। कहाँ पाया जाता है? फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो प्रोकैरियोटिक केवल मोनेरा है, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। बकिया सभी में पाई जाएगी क्योंकि बाकी सभी यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये हमने सेल वाले लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। सॉरी, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मोनेरा जो होता है, मोनेरा में देखोगे तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। देखो कितना सही है, कितना सटीक है। मोनेरा सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर। अब यहाँ पे 2 खास बात तुमको मिली क्या? कि अगर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बोले तो मोनेरा है, अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बोले तो प्रोटिस्टा है, ठीक है। अब देखो फंजाई में सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं या लूज टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पे एक खास बात तुमको पता चल गई, ठीक। फिर देख प्लांट टिश्यू लेवल पे जाएगा
और एनिमल्स आर्गन सिस्टम। तो यहाँ देख रहे हो किस कैसा इवोल्यूशन है, पहले सेल मिला, फिर सेल मिला, फिर टिश्यू बने, टिश्यू से मतलब आर्गन बने, आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम बना। देख रहे हो यही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका उन्होंने ध्यान रखा था। अब यहाँ पे खास बात सुनो, सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर फंजाई इज ईस्ट। ईस्ट ही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, समझे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो देखो बैक्टीरिया में, देखो कुछ बैक्टीरिया तुमको ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद से खाना बना सकते हैं। तो खुद से खाना बनाते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक कीमोसिंथेटिक होता है और एक फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, हेट्रोट्रॉफ की बात करें तो हेट्रोट्रॉफ में दो टाइप के होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। इसके बारे में किंगडम मोनेरा में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कुछ ही होते हैं, ज़्यादा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई में बात करें तो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, या हेट्रोट्रॉपिक में भी देखो कैसे है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक। पैरासिटिक जानते हो, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, इसने डाइजेस्ट किया, ठीक है, अब इससे एब्जॉर्ब फूड तुम ले रहे हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब फूड दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता है, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। और अगर मान लो ये डेथ हो गई, मतलब डेड हो गया, जैसे मान लो एक प्लांट था वो गिर गया, मर गया, बेचारा मर गया, तो वो सड़ता है, डिकम्पोज होता है। अब इसके ऊपर जब देखोगे ना तो वाइट वाइट कलर का मशरूम ग्रो करता है। तो ये जो ग्रो कर रहा है, ये देख रहे हो, डेड डेड डेड, लिविंग बॉडी पे नहीं, डेड बॉडी पे ग्रो कर रहा है। तो इसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अगर आप फूड ऑब्टेन कर रहे हो तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट में देखोगे तो प्लांट में एक तो सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स की बात करोगे तो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम देखो ये 1990 में आया था, चाहो तो लिख सकते हो 1919, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ थोड़ा सा बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं है बट बता दे रहे हैं। कार्ल लुईस ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था। 3 डोमेन सिस्टम किस पे बेस्ड था? देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी ये जा रहा है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, अरे किस पे बेस्ड होता है? तो 3 डोमेन सिस्टम बेस्ड होता है RRNA पे। ठीक, 3 डोमेन सिस्टम में होता क्या है? तो 3 डोमेन में हम लोग करते क्या है, 3 डोमेन बनाते हैं। ये डोमेन फर्स्ट है, ये डोमेन सेकंड है, ये डोमेन थर्ड है। अब जो डोमेन फर्स्ट होता है और डोमेन सेकंड होता है, इन दोनों डोमेन में केवल और केवल मोनेरा के मेंबर रहते हैं। इन दोनों के दोनों डोमेन में केवल और केवल कौन रहता है? मोनेरा के रहते हैं। और ये जो थर्ड डोमेन है ना, इसमें रहते हैं हमारे सारे यूकैरियोटिक। सारे के सारे जो यूकैरियोटिक हैं वो किस में रहते हैं? थर्ड में रहते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक है इनको 6 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया था। ठीक, तो 3 डोमेन सिस्टम जो है हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। किंगडम मोनेरा में 2 डोमेन बनाई गई थी और जितने भी यूकैरियोटिक बच जाते हैं वो सारे के सारे को थर्ड डोमेन में रख दिया गया था। ठीक, और वो जो थर्ड डोमेन में रखे थे तो वहाँ पे बना था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, ये बेस्ड होता है RRNA पे बेस्ड होता है। ठीक, आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो नीट एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इन 1969। यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, ये भी ध्यान रखना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किसने दिया? R.H. विटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। उन्होंने कहा नॉट, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे ध्यान दो, नॉट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड नहीं था? तो ठीक है देख लें। तो यहाँ पे देखो पहला कह रहा है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक में। और किस में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग किया था। तुम देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख रहे हो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेस्ड था किस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड, ये बात तो इनकी सही है। दूसरा छोड़ो, तीसरा देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्शन में था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी था, मतलब पहले से क्या मोनेरा में सेलुलर आते हैं, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर आते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, है कि नहीं। उसके बाद प्लांटी में आर्गन या टिश्यू था, और एनिमल्स में आर्गन सिस्टम तक डेवलप हुआ था। ओके, तो यहाँ तक डेवलप हुआ, तो यानी ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड किस पे नहीं डिपेंड करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ना केवल एलिमिनेशन से ही क्वेश्चन लगेगा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, भाई ये बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है। तुम जाना NCERT पेज नंबर 18 जो नई बुक आई है उसमें एक बात लिखी है, उसमें क्या बात लिखी है, उसमें ये बात लिखी है, क्या देखो क्या लिखा, क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। समझे, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन द प्लांट बिकॉज ऑफ हैविंग सेल वॉल। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों के पास सेल वॉल थी, इसलिए पहले इसको एल्गी में रखा गया था, लेकिन अभी इसको प्रोटिस्टा में ला दिया गया। इसके साथ साथ किसको और लाया गया, इसके साथ साथ में पैरामीशियम और अमीबा, इन दोनों को भी लाया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में, जिनको पहले एनिमल किंगडम में थे। तो एनिमल किंगडम से पैरामीशियम और अमीबा को उठा के प्रोटिस्टा में फेंका गया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी से उठा के प्रोटिस्टा में फेंका गया। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, पेज नंबर 18 पे ये लिखा हुआ है, जाके देख लेना। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा। यहाँ पे कह रहा है इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्के एंड नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म इफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। देखो थोड़ा सा और पढ़ोगे ना, मोनेरा के बारे में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन तुमको इजी लगेगा। अगर देखो आर्के बैक्टीरिया के बारे में नहीं जानते तो ये थोड़ा टफ लग सकता है। आर्के बैक्टीरिया एक्चुअल में बैक्टीरिया है ये, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए सारे के सारे जाते हैं मोनेरा में। मोनेरा बोले कोई, बैक्टीरिया बोले कोई, प्रोकैरियोटिक बोले कोई, तीनों की बात सेम है, तीनों एक ही को बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है। तो अब देखो यहाँ पे ना तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मेन बेसिस कैसे डिसाइड करें, तो समझाते हैं। यहाँ पे तुमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो पहला कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, देख रहे हो, तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को हम बेसिस बनाते हैं, सोचो तो मोनेरा का जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो फॉल्स न्यूक्लियस है, या बोल सकते हो ओल्ड टाइप का है। बट प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन चारों का न्यूक्लियस सेम होगा, तो तुम इनमें डिफ्रेंशिएट इसके बेसिस पे तो नहीं कर पाओगे, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखोगे तो मोनेरा के पास क्या था, ऑटोट्रॉफिक था, हेट्रोट्रॉफिक था। प्रोटिस्टा के पास भी ऑटोट्रॉफिक था, हेट्रोट्रॉफिक था। फंजाई के पास केवल हेट्रोट्रॉफिक था। प्लांट के पास ऑटोट्रॉफिक था। एनिमल के पास हेट्रोट्रॉफिक था। तो देख रहे हो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक इसके पास भी, हेट्रोट्रॉफिक इसके पास भी, हेट्रोट्रॉफिक इसके पास भी, हेट्रोट्रॉफिक इसके पास भी। तो हेट्रोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पे भी अपन क्लियर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अगर तुम चाहो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो एनिमलिया के पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में होता है, कुछ में नहीं होता है। प्लांट में भी कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता है। फंजाई में भी होता है और नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो अगर जब तुम डिस्कस करोगे ना कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो
मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये मैंने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। नहीं देखा वीडियो कोई बात नहीं, बता दिया ना, याद रखना आपसे, ठीक। प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है उसमें देखो कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, और जिनमें भी होती है अलग अलग तरह की होती है। किसी में तुमको सिलिका मिलेगा, किसी में कोई पिगमेंट मिलेगा, मतलब इनका बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होता है। फंजाई की सेल वॉल देखोगे तो वो नॉन सेलुलोजिक होती है, काइटिन की। अगर किसी की सेल वॉल काइटिन की है तो पक्का फंजाई है। प्लांट की सेल वॉल देखोगे तो उसमें सेलुलोज है, तो अगर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है तो पक्का वो प्लांट है। सेल वॉल एब्सेंट मतलब वो एनिमल है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेल वॉल के बेसिस पे तुम चाहो तो सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ठीक। तो अगर देखो आपको मतलब ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो चैनल को तो आप हमसे जुड़ जाते हो, ठीक है। तो फिर अगर मैं कोई भी न्यू पोस्ट करता हूँ, कोई भी नई वीडियो डालता हूँ, तो वो नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक। थैंक यू।